सुल्तान 2, राइटर रितिका, एंकर नितिन दहिया। ग्रेट गामा की सबसे बड़ी ताकत। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। गुलाम मोहम्मद बख्श बट 22 मई 1878, जिसे आमतौर पर रुस्तुम-ए-हिंद और द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता है, एक पहलवान थे और ब्रिटिश भारत में सबसे ताकतवर। 20वीं सदी की शुरुआत में वो भारत के अपराजित कुश्ती चैंपियन थे। 1878 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले के जब्बोवाल गांव में जन्मे बख्श को 15 अक्टूबर 1910 को विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के एक संस्करण से सम्मानित किया गया था। उन्हें पहली बार 1888 में 10 साल की उम्र में नोटिस किया गया था, जब उन्होंने जोधपुर में आयोजित एक स्ट्रॉन्ग मैन प्रतियोगिता में प्रवेश किया था, जिसमें स्क्वैट जैसे कई भीषण व्यायाम शामिल थे। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया था और गामा अंतिम 15 में से एक थे और जोधपुर के महाराजा द्वारा उनकी कम उम्र के कारण विजेता नामित किया गया था। गामा को बाद में दतिया के महाराजा ने प्रशिक्षण दिया। 1895 में 17 साल की उम्र में गामा ने तत्कालीन भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप मध्य आयु वर्ग के रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चुनौती दी, जो गुंजरामवाला पंजाब प्रांत औपनिवेशिक भारत में एक अन्य जातीय कश्मीरी पहलवान थे। लगभग 7 फीट लंबा, बहुत प्रभावशाली, जीत हार रिकॉर्ड्स के साथ रहीम से 5 फुट 7 इंच गामा को आसानी से हराने की उम्मीद थी। रहीम की एकमात्र कमी उसकी उम्र थी, क्योंकि वो गामा से बहुत बड़ा था और अपने करियर के अंत में करीब था। मुकाबला घंटों तक चलता रहा और अंत में बराबरी पर समाप्त हुआ। रहीम के साथ मुकाबला गामा के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उन्हें रुस्तुम-ए-हिंद या भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप के खिताब से अगले दावेदार के रूप में देखा गया। पहली बाउट में गामा डिफेंसिव रहे, लेकिन दूसरे बाउट में वो आक्रामक हो गए। नाक और कान से गंभीर रक्तस्राव के बावजूद वो रहीम बख्श को काफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। 1910 तक गामा ने रहीम को छोड़कर सभी प्रमुख भारतीयों को हरा दिया जिन्होंने उसका सामना किया था। इस समय उन्होंने अपना ध्यान शेष विश्व पर केंद्रित किया। अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ गामा पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी कम ऊंचाई के कारण उन्हें तुरंत प्रवेश नहीं मिल सका। लंदन में गामा ने एक चुनौती जारी की कि वो किसी भी भार वर्ग के 30 मिनट में किन्हीं 3 पहलवानों को फेंक सकता है। हालांकि इस घोषणा को पहलवानों और उनके कुश्ती प्रमोटर R.B. बेंजामिन द्वारा एक झांसे के रूप में देखा गया। लंबे समय तक कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। बर्फ तोड़ने के लिए गामा ने विशिष्ट भारी वजन वाले पहलवानों के लिए एक और चुनौती पेश की। उन्होंने स्टैनिस्लॉस जबिस्को और फ्रैंक गोच को चुनौती दी। या तो वो उन्हें हरा देगा या उन्हें पुरस्कार राशि का भुगतान करेगा और घर चला जाएगा। उनकी चुनौती लेने वाले पहले पेशेवर पहलवान अमेरिकी बेंजामिन रोलर थे। बाउट में गामा ने पहली बार 1 मिनट 40 सेकंड में और दूसरी बार 9 मिनट 10 सेकंड में रोलर को पिन किया। दूसरे दिन उन्होंने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त किया। उन्हें विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस जबिस्को के खिलाफ खड़ा किया गया था और मुकाबला 10 सितंबर 1910 के लिए निर्धारित किया गया। जबिस्को को तब दुनिया के प्रमुख पहलवानों में माना जाता था और फिर वो भारत के डरावने महान गामा की विशाल चुनौती का सामना करेगा। एक अपराजित चैंपियन जो फ्रैंक गोच को एक मैच में लुभाने के प्रयासों में असफल रहा था। इसीलिए 10 सितंबर 1910 को जबिस्को ने लंदन में जॉन बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ग्रेट गामा का सामना किया। पुरस्कार राशि और जॉन बुल बेल्ट में मैच 250 पाउंड का था। 1 मिनट के भीतर जबिस्को नीचे ले जाया गया और मैच के शेष 2 घंटे और 35 मिनट के लिए उस स्थिति में बने रहे। ऐसे कुछ क्षण थे जब जबिस्को उठेगा, लेकिन वो अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया। ग्रेट गामा की सबसे बड़ी ताकत को कम करने के लिए मैट को गले लगाने की इस रक्षात्मक राजनीति के माध्यम से जबिस्को ने लगभग 3 घंटे की मल्ल युद्ध के बाद भारतीय दिग्गज को ड्रॉ पर पटक दिया। हालांकि जबिस्को की दृढ़ता की कमी ने उपस्थिति में कई प्रशंसकों को नाराज कर दिया। फिर भी जबिस्को अभी उन कुछ पहलवानों में से एक बन गया जो कभी हार में हारे बिना ग्रेट गामा से मिले। 17 सितंबर 1910 को दोनों व्यक्तियों को फिर से एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार किया गया था। उस तारीख को जबिस्को दिखाने में असफल रहा और गामा को डिफॉल्ट रूप से विजेता घोषित कर दिया। उन्हें पुरस्कार और जॉन बुल बेल्ट से सम्मानित किया गया। इस बेल्ट को प्राप्त करने वाले गामा को रुस्तुम-ए-ज़माना या वर्ल्ड चैंपियन कहलाते हैं, लेकिन दुनिया के लीनियल चैंपियन के रूप में उन्हें रिंग में जबिस्को को नहीं हराया था। इस दौरे के दौरान गामा ने दुनिया की कुछ सबसे सम्मानित पहलवानों, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर बेंजामिन रोलर, स्विट्जरलैंड के मॉरिस डेरियाज, स्विट्जरलैंड के जोहान लेम और स्वीडन के जेसी पीटरसन को हराया। रोलर के खिलाफ मैच में गामा ने 15 मिनट के मैच में 3 बार डॉक फेंका। गामा ने अब जापानी जूडो चैंपियन तारो माए के सहित विश्व चैंपियन के खिताब का दावा करने वाले बाकी लोगों के लिए एक चुनौती जारी की।
रहीम बख्श सुल्तानवाला को हराने के लिए गामा ने पंडित बिद्दू का सामना किया, जो उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में से एक थे, और उन्हें हरा दिया। 1922 में भारत की यात्रा के दौरान वेल्स के राजकुमार ने गामा को चांदी की गदा भेंट की। 1927 तक गामा का कोई विरोधी नहीं था। जब यह घोषणा की गई कि गामा और जबिस्को फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे, वो जनवरी 1928 में पटियाला में मिले। मुक्केबाजी में प्रवेश करते हुए जबिस्को ने शरीर और मांसपेशियों का एक मजबूत निर्माण दिखाया, और गामा ये बताया गया कि सामान्य से बहुत पतला लग रहा था। हालांकि वो पूर्व को आसानी से मात देने में सफल रहे और 1 मिनट के भीतर मुकाबला जीत लिया और लीनियल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के भारत संस्करण को जीत लिया। मुक्केबाजी के बाद जबिस्को ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे टाइगर कहा। 48 साल की उम्र में उन्हें जब भारत के महान पहलवान के रूप में जाना जाता है। जबिस्को को हराने के बाद गामा ने फरवरी 1929 में जेसी पीटरसन को हराया। यह मुकाबला केवल 1.5 मिनट तक चला। ये आखिरी मुकाबला था जो गामा ने अपने करियर के दौरान लड़ा था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद गामा पाकिस्तान चले गए। विभाजन के समय भड़के हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान गामा ने लाहौर में सैकड़ों हिंदुओं को भीड़ से बचाया था। हालांकि गामा 1952 तक सेवानिवृत्त नहीं हुए, लेकिन वो किसी अन्य प्रतिद्वंदी को खोजने में असफल रहे। कुछ अन्य सूत्रों का कहना है कि उन्होंने 1955 तक कुश्ती लड़ी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक पाकिस्तानी कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की। उनके अंतिम दिन कठिन थे। उसके 5 बेटे और 4 बेटियां थी, और सभी बेटे कम उम्र में ही मर गए। जब उनके सबसे छोटे बेटे जलालुद्दीन की 1945 में सिर्फ 13 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, तो गामा का दिल टूट गया और कुछ दिनों के लिए बोलने की शक्ति खो दी। वो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और कराची में गामा परिवहन सेना नामक एक बस सेवानिवृत्त विभिन्न असफल पराक्रमों में अपना हाथ आजमाया। गामा को सरकार द्वारा भूमि और मानसिक पेंशन दी जाती थी, और उनकी मृत्यु तक उनके चिकित्सा खर्चों का समर्थन भी किया जाता था। बीमारी की अवधि के बाद 23 मई 1960 को लाहौर पाकिस्तान में उनका निधन हो गया। राजनीतिज्ञ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी कुलसुम नवाज गामा की पोती थी। गामा लड़े और 5000 से अधिक मैच जीते। ब्रूस ली गामा के प्रशिक्षण दिनचर्या के उत्साही अनुयायी थे। ली ने गामा के बारे में लेख पढ़े और कैसे उन्होंने कुश्ती के लिए अपनी महान ताकत बनाने के लिए अपने अभ्यासों को नियोजित किया, और ली ने जल्दी से उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। ली द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रशिक्षण दिनचर्या में द कैट स्ट्रेच और स्क्वाट शामिल है। आज एक डोनट के आकार का व्यायाम डिस्क, जिसे हसली कहा जाता है, जिसका वजन 100 किलो है, स्क्वाट्स और पुशअप्स के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। भारत के पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान संग्रहालय में रखा गया है। 22 मई 2022 को सर्च इंजन गूगल ने गामा को उनकी 144वीं जयंती पर डूडल बनाकर याद किया। गूगल ने टिप्पणी की, गामा की विरासत आधुनिक समय से सेनानियों को प्रेरित करती है, यहाँ तक कि ब्रूस ली भी एक ज्ञात प्रशंसक हैं और गामा की कंडीशनिंग के पहलुओं को अपने प्रशिक्षण दिनचर्या में शामिल करते हैं। चैंपियनशिप और उपलब्धियां इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम, जॉर्ज लूथेज प्रोफेशनल रेसलिंग ऑफ फेम, पेशेवर कुश्ती हॉल ऑफ फेम और संग्रह शीर्ष कुश्ती संगठन आमतौर पर उन पहलवानों की भर्ती करते हैं जो सबसे अधिक क्षमता दिखाते हैं और सबसे अधिक अनुभव रखते हैं। लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। स्थानीय कुश्ती संगठन प्रदर्शन के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एलन टाउन पेंसिल्वेनिया में अल्टीमेट रेसलिंग एक्सपीरियंस चुने हुए उम्मीदवारों को गारंटी देता है जो अपने कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने का अवसर प्रशिक्षित और भुगतान करते हैं। एक बार आपके पास कम से कम 1 वर्ष का पेशेवर अनुभव होने के बाद आप अधिक व्यापक रूप से ज्ञात अंग के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। तो ये थी एक ऐसे रेसलर की कहानी जिसकी कुछ झलक हमें सुल्तान 2 में देखने को मिल सकती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए एक खास खबर, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।